कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी टाइम काम करने के बाद एक डिपार्टमेंट हमेशा मेरे लिए मिस्ट्री था, क्योंकि वो ना कोडिंग करते थे, ना सेल्स, ना सॉफ्टवेयर, बल्कि वो टीम जो लोगों को हायर करती है और फायर करती है और कंपनी की कल्चर बनाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर डिपार्टमेंट। ये एक ऐसी फील्ड है जिसका काम दिखता कम है पर इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। आज के एपिसोड में हमने बात की है एक अमेजिंग एचआर प्रोफेशनल से, जिन्होंने अपने रियल एक्सपीरियंस से हमें बताया उनके डेली काम, टफ डिसीजंस और वो अनसीन चैलेंजेस जो एक एचआर रोज फेस करता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये लोगों का करियर, इमोशंस और फ्यूचर के साथ डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऑनेस्ट, आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन जो आपको एचआर के असली वर्ल्ड से मिलाएगी। आई होप you love this podcast. Please watch it. Thank you. Looking at the current industry dynamics, the highest appraisal is not that great versus what it used to be. HR is a balance between the employee and the employer. ज़्यादा से ज़्यादा एक रंगोली, बर्थडे कार्ड, या आज ये एक्टिविटी है, फन फ्राइडे है, तो इन्हीं सब का एक एचआर, मतलब इन सब के लिए एचआर को कितना मिलता है पैसा? So to ensure that good talent stays with you, you have to be on toes always. If you're not on toes, you will lose the best of the talent. HR, I'm not an accidental HR. One thing. सर, अभी तक आपको कितनी बार आपके ऑफिस या डिपार्टमेंट में मेल आ गया है कि यार रंगोली बनानी है? कितनी बार ऐसा हो चुका है? और अभी जैसे कि बायजूस और ब्लू स्मार्ट ने के साथ जो हुआ है, राइट, दे वर फोकसिंग मोर ऑन, आई थिंक, वेल्थ। अरे आज दिवाली है और कल होली है, रंगोली है, बस। सर, बेसिकली व्हाट इज एचआर? HR is a balance between the employee and the employer. Okay. So it's not that HR has to be always employer centric. It has to create a balance between the two, and that is why it is known as managing the human resourcing. सर, So the balance. जहाँ तक हमने जो एचआर के बारे में अभी तक देखा है ना, तो हमें लगता है कि एचआर के पास सिर्फ और सिर्फ 3 काम है। Okay. सो फर्स्ट दे हायर द पीपल। सेकेंड, कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है कंपनी में या कॉर्पोरेट में कभी भी, तो हम एचआर के पास जाते हैं, तो एचआर बोलती है वी विल गेट बैक टू यू। Okay. और थर्ड होता है कि टर्मिनेशन। तो एफएनएफ के लिए हम सिर्फ 3 टाइम एचआर से मिलते हैं। तो इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा एक रंगोली, बर्थडे कार्ड, या आज ये एक्टिविटी है, फन फ्राइडे है, तो इन्हीं सब का एक एचआर, मतलब इन सब के लिए एचआर को कितना मिलता है पैसा? पैसा तो depends on skill. पैसा does not depends on activities. It depends on your skill. So how skillful you are, you're paid accordingly. So this is what HR does as one of the benchmarking thing which we do internally, so that we align our workforce basis the skills, experience. So these skills are very important. So the pay is skill based. It's not activity based के आपने इतनी activities की तो आपको इतना मिलेगा. It depends on your skills and your experience and exposure. And what are the specific skills that HR have? Because मतलब मुझे बस ये जानना है कि HR कंपनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पहला। दूसरा, तो ज़्यादातर लड़कियां ही HR होती हैं, फीमेल HR ही होती हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से आप दूसरे हो जिनको अपनी लाइफ में दिखा है कि अच्छा ठीक है, आप भी एक HR, लाइक मेल HR बहुत ही कम देखे हैं मैंने, फीमेल HR मैंने देखे हैं। एंड फीमेल HR भी ऐसे देखे हैं कि एकदम कंपनी ने जो बोला जी, समझ रहे हो आप, उसको निकालना है तो जी हो जाएगा। तो मतलब दे आर काइंड ऑफ नारद। Okay. तो Possible. ये है एक मेरा मतलब मेरी इमेज ये है HR। But as a HR professional, I have seen situations in my career जहाँ पे मुझे बोला गया कि इसको निकाल दो, इसको रख लो. So everything is process centric. So what I believe in, if you have processes and there is an approach to comply to the process, then only you would be able to reach to a scalable model. अदरवाइज क्या होगा, आज आप हायर करोगे, कल आप फायर करोगे, दैट विल नॉट वर्क आउट. यू हैव टू हायर, इंस्टेड यू हैव टू एक्वायर टैलेंट. सो एक्विजिशन टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. इट्स नॉट ओनली दैट कि आपने एक इंटरव्यू किया,
और आपने किसी को पसंद किया 2 मिनट के इंटरव्यू में और आपने उसको हायर कर लिया. नो, दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस. द राइट प्रैक्टिस इज फर्स्ट you identify the talent, then you review the talent through different third party, maybe third party के इतने सारे tools available हैं जहाँ पे आप assess कर सकते हो. Once assessment is done, then you take a decision whether somebody needs to be hired. उसके बाद भी आप उसको induct करते हो. You induct the person to the organization culture and values, and that is how you get a resource on board finally after these many steps. So there is a process driven approach which takes efforts, time, energy, and that's where you bring one resource on board. And if you decide to fire that resource, understand कितना ज़्यादा आपका लॉस होगा, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका एफर्ट, आपका मनी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू असेस समवन. देन क्वेश्चन आपका है कि फीमेल एच आर्स ज़्यादा होती हैं. फीमेल एच आर, इट इज़ बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी परस्पेक्टिव, and lot of male HR, not something that I have not been with. I have reported to male and female both, but from the diversity perspective, you might have seen a lot of HRs, and we're not only known for Rangoli. Okay, that's one thing I want to clarify. So, like I told you, there is an approach to hire. Similarly, there is an approach to retain also. बिकॉज आपने पहली जर्नी की बात की जहाँ पे हायर किया किसी को, और आपने आखिरी एंड का जर्नी की बात की, बीच में एक रंगोली आपने डाल दिया. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें. दैट्स वेरी पिटी थिंग, रंगोली. इनफैक्ट HR डजंट डू रंगोलीज एट ऑल. वो तो एम्प्लॉय से बनवा देते हैं आजकल, एंड व्हेन इट कम्स टू वैल्यू क्रिएशन, we not only get involved to a business level, we get involved to nurturing a resource to a level wherein we nurture them to the leadership level. That is the scope we do. I want to talk more on the talent retention side. We prepared a lot of strategies how to ensure that the best talent is retained with the organization, because retention is very difficult. Nobody wants to lose the good talent. So to ensure that good talent stays with you, you have to be on toes always. If you're not on toes, you will lose the best of the talent, because everybody is hiring. You might have seen people getting attracted to startups, maybe ESOPs की वजह से वहाँ लोग चले जाते हैं. That is also a good option of attracting a talent. But how long you attract, that depends. So it's not only money that works, your overall development works. Like you have to ensure that somebody is learning with you, skill enhancement. फिर आप उतना learning based environment कितना create कर सकते हो. If there is a learning, you will retain lot of people. Not only, as you know that looking at the current industry dynamics, the highest appraisal is not that great versus what it used to be initially. कितना है अभी स्टैंडर्ड? अभी it depends on industry to industry, but 9 to 10% is a ideal average appraisal. So उसको भी आपको इंश्योर करना है कि आपका कॉस्ट भी ना बढ़े. कॉस्ट ना बढ़े is one of the factor, because you have to ensure profitability too. So HR doesn't only play a vital role in only arranging the human resource, but have to ensure your overall approach of business dynamics too. So sir, can you just give me about yourself, your background? So I started my career with WNS, wherein I started with talent acquisition. So I understood a very basic thing, that what we do, we attract talent. Okay. Bases are skills. If I am able to understand the organization culture and the dynamics of the organization, I would be able to attract the best of the talent. Otherwise, what will happen? I will attract the wrong talent. So this takes a lot of efforts and energy to convince someone.
Okay. It's not only about convincing, it is about sharing the right proposition with someone who will decide to join you or not. Okay. सो इट्स नॉट ओनली दैट कि मैंने आपको कुछ बताया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने जाना और आपने ज्वाइन कर लिया. अल्टीमेटली द डिसीजन मेकर इज द कैंडिडेट, द एम्प्लॉई. What I would be is, I would be representing an organization, the value creation, how we get involved with the employee, Okay. और कितना हम एम्प्लॉय को ओवरऑल नर्चर कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जब आप एक बंडल पैकेज टेबल पे रखते हो, सो कैंडिडेट इवेल्युएट यू एज वेल. इट्स नॉट वन साइड प्रोसेस, इट इज़ टू वे प्रोसेस. जैसे आपने अपना एक वैल्यू प्रपोजिशन रखा, कैंडिडेट विल ऑल्सो कम अप विद द वैल्यू प्रपोजिशन, एंड देन यू हैव टू बैलेंस द बोथ, एंड देन यू एक्वायर द टैलेंट. आप लोग इतना सैलरी नेगोशिएशन क्यों करते हो? Negotiation, see, every position is budget driven. So I have a budget for every role. If that role demands that I have to ensure that specific budget needs to be ensured, so I would always try to negotiate, because what will happen, I do not want to create a disparity in the organization. मुझे ये देखना है कि जहाँ 100 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, 101 को लाके मैं कुछ डिस्पैरिटी क्रिएट ना कर दूँ. इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव डिसीजन. इट्स नॉट ओनली अ नेगोशिएशन ऑफ रुपीज़, इट्स अ नेगोशिएशन ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल पैरिटी ऑल्सो, जहाँ पे आपके साथ 100 लोग काम कर रहे हैं और 101 को आप डिस्पैरिटी करके नहीं ला सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Sir, why you have chosen HR only? Why not any other field? HR, I'm not an accidental HR, one thing. It's like I decided that I want to be an HR, अच्छा. because I knew that my skills are more towards the human resources side. I have very good listening skills. I have very good convincing skills. I have very good negotiation skills. And then I have a data-driven approach. I deep dive into the problems and then come up with a solution which will be well defined with the problem statement. अब मैं कोई भी अगर decision लूँगा, तो मैं ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले लूँगा. एज अ HR, आई हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट माई डिसीजन इज basis some facts, basis some research, and then only I will decide. So ये सारी skills जब मेरे अंदर दिखी, I decided that I should I am a good fit for a HR role. So, like, can you elaborate this? Like, what should be the skills HR should have? It depends on your role. See, HR is very vast. Oh. It's not only employee engagement. It has different scope of work. Like talent acquisition एक scope हो गया. उसके अंदर talent acquisition में you need to have very very important skill, that is convincing skill. And then understanding of facts. A deep dive into the industry basis your specific research, you would be able to get a right resource. आपके पास टैलेंट एक्विजिशन में आपकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप अगर आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट में, आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट शुड फील दैट यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यू. So for a talent acquisition person, you have to be you have to have those skills. And then if I talk about data analytics, that is also important, that you analyze your data and you try to retain the talent basis that. अगर आपके 10 लोग पास्ट में छोड़ के गए हैं, अगर आपके पास उनसे रिलेटेड कुछ डेटा है, एग्जिट रिलेटेड, you will be able to encounter the problems as per the data analysis. Then your research, what is trending outside, basis that you would be able to align your internal strategies so that somebody who's deciding to move out, you would be able to retain. So analytical mindset is very very important. You need to have lot of analytical mindset. Then listening skills. Lot of time
people come to you and you have to listen. Until you listen, you would not be able to provide solution. But what people look at, as a HR, आप मेरे से क्या expectations रखेंगे? आप expectations रखेंगे that you should be heard, right? That is the basic thing you will expect out of a HR. अब अगर मैं आपकी मेरी listening skills ही नहीं है तो मैं आपको सुन ही नहीं पाऊंगा. जब मेरी listening skills नहीं है तो मैं आपको solution कैसे provide करूंगा? So ये बहुत important है that you need to have good listening skills as well. Once you listen, then you provide the solution basis your experience. लाइक अभी आपने बोला ना कि लिसनिंग स्किल्स और जो भी एम्प्लॉय आपके पास आएगा, सो आई जस्ट हैव अ सिचुएशन, मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे जानने वाले में हुआ है कि ही वाज वर्किंग विद डायरेक्ट सीईओ, डायरेक्टली टू सीईओ, रिपोर्टिंग टू सीईओ. आपस में अनबन में कुछ हो गई एंड सीईओ के में ईगो आ गया एंड ही वाज लाइक अब इसको निकालना है. ठीक है, अब ऑफ कोर्स वो एचआर को बोलेगा कि इसको निकालो. तो फिर आप लोग इस सिचुएशन को कैसे मतलब हैंडल करते हो कि यार अब इसको निकालना भी है और आप भी विलन ना बनो? देन हाउ यू गाइस हैंडल दिस? See, HR is called as a balancer, balancing between the organization and the employee. So CEO depends on the situation, because CEO is the top leadership level, and people look at that level with certain expectations. अगर वहाँ CEO से ही मेरे पास ये डिसीजन आ रहा है, so I will not bluntly take a decision. Rather, I would first listen to that, understand, because understanding the gap is very important. So आपने gap identify किया, and if I would be coming across some situation, I will always guide the CEO. I will guide him or her in a very with a very basic approach, which talks about that कि हमने जब इस रिसोर्स को हायर किया था, we have showcased you as one of the leaders. और शायद से ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा लीडरशिप को भी देख के लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. सो आई हैव पोर्ट्रेड यू एज दिस लेवल, एट दिस लेवल, एंड इफ आई टेक एनी डिसीजन basis no findings, not even getting into the problem statement, so I would definitely go with the approach जहाँ पे मैं suggestions दूंगा CEO को to act mature, getting into the problem statement. अब depend करता है problem क्या है. problem behavioral भी हो सकता है, behavioral issue. When it comes to behavior issue, we ensure that we counsel the people. You never know that counseling may work or may not work. But my first criteria is to counsel the people when it comes to behavioral issue. If it is not that इतना ज़्यादा problematic issue है कि जहाँ पे हमें immediate action भी लेना पड़ता है. I'm not saying that we will not take hard steps also. We have to take hard steps sometimes. But depends on the like कितना gravity का issue है. So issue को समझना is most important. First I'll understand, I will guide the CEO that this is the process, we have defined the process, and processes are for everyone. So if that person is meeting certain aspect of that process and the culture, so of course we ensure that we look into the problem statement and we give the solution accordingly. अब जैसे मैंने बताया कुछ hard steps भी लेने होंगे आपको और कुछ counseling भी करनी होगी. When it comes to performance is a different criteria altogether. You can't expect a person to be productive on day 2 itself. Right. So उसमें आपको दोनों को as a manager, as a leader and as a employee दोनों को participate करना होगा. कि आपको उनको train करना है, and then once the person is trained, then you expect a certain level of productivity. अगर आप डे 2 से प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करेंगे तो उसे तो पता भी नहीं है आपके बारे में कि आप कर क्या रहे हो. जस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के डिस्कशन के बेसिस पे या फिर कुछ स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन पे आपने किसी को हायर कर लिया. बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली स्टार्टिंग वंस द एम्प्लॉय इज ऑन बोर्डेड. सो वो काम जो है वो मैनेजर का है, जो डायरेक्ट लीड हो या फिर मैनेजर हो, somebody who has a reporting line,
will contribute to the success of that particular resource upliftment. वहीं से अगर आपने एक अच्छा एक नींव आपने एक फाउंडेशन आपने बहुत स्ट्रांग रखी तो दैट एम्प्लॉय विल नर्चर टू अ लेवल एंड विल रीच टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. सो दोनों पार्टिसिपेट करें. कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होंगे तो आप उसको असेस करोगे. असेसमेंट में अगर वो नहीं फुलफिल करता है, असेसमेंट शुड बी डिफाइंड एटलीस्ट 3 months. 3 months इज अ गुड टाइम टू असेस अ रिसोर्स कि आपने कितना उनको समझाया, कितना आपने नॉलेज ट्रांसफर किया, उसके बेसिस पे आप असेस कीजिए. असेस करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मीट कर रहा क्राइटेरिया, ट्राई वन मोर टाइम, and in case it doesn't work out then you take a decision, because firing is not a solution at all. Firing is not a Solution at all. okay. So and neither is the hiring is a solution. Hire तो आप कितना भी कर सकते हो, आप फायर करके क्या अचीव करोगे? आपको दोबारा से रिप्लेसमेंट हायर करनी होगी, दोबारा से वही एफर्ट्स और वो, एंड दैट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी, एंड once your energy goes to a vein, you're going in a wrong direction. You have to realign your strategy ताकि आप next time किसी को hire करें तो you come up with a specific vision and that vision is aligned to the organization goal. So ये बहुत important है. मतलब जो कंपनी का जो बॉस है, अगर उसी ने एचआर को फायर कर दिया तो तब आप लोग क्या करते हो? फिर आप लोग कहाँ जाते? मतलब अगर हमें कोई फायर करेगा तो हम आपके पास आते हैं, राइट? अगर आपको कोई फायर कर दे तो आप लोग कहाँ जाते हो? See, firing a HR will take lot of I would not call it guts, but it would be a very different approach, because my job is not coding. My job is human resources. I know the compliances. I know the laws. Of course, once everything is met, then only you can decide. You cannot terminate an employment without keeping the compliance and the regulations in mind. So you have to ensure when you are firing someone that has to meet the certain criterias which are falling under as per the compliance, as per the legality. फायरिंग आप ऐसे नहीं कर सकते हो. सो आपको डिपेंड करता है. अगर मैं परफॉर्मर नहीं हूँ तो मैं भी उसी लाइन में हूँ जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं. So it will I will also fall under the same criteria. So it is criteria based. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, so I have all these compliances, legalities. So of course I will take action as per that. As an employee, I have rights too. So one of my friends, she got terminated and कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया उसे, बट अभी भी कह रहे हैं कि तुम 15 दिन के लिए नोटिस पीरियड दो. तो ये मतलब ये लॉ है, ये रूल है? बिकॉज टर्मिनेशन का मतलब तो ये है ना कि भाई तुम जाओ, खत्म करो, ऑन द स्पॉट सर्विस खत्म हो जाती है, राइट? सेपरेशन आपका एक बार इनिशिएट हो गया, उसके बाद अगर आपका नोटिस पीरियड है तो यू विल फॉल अंडर द नोटिस सर्विंग क्राइटेरिया. अगर आपने नोटिस सर्व कर दिया या फिर आपका वेव ऑफ हो गया, ईदर वुड बी ईदर ऑफ द टू. या तो आपने नोटिस पीरियड सर्व किया या फिर कंपनी ने उसको वेव ऑफ कर दिया. अब डिपेंड करता है कि अगर आपका टर्मिनेशन इज अ वेरी वेरी वेल डिफाइंड एज पर द लॉ एंड द कंप्लाइंसेस. सो टर्मिनेशन मीन्स अ कंप्लीट सेपरेशन. उसके बाद आप उसको वैसे काम नहीं करवा सकते हो, बिकॉज यू हैव टू सेटल द ड्यूज. टर्मिनेशन का मतलब सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज. वंस द ड्यूज आर सेटल्ड, देन you have no relationship with the employee. Neither the employee has a relationship with you as a individual, nor the organization has that particular foundation. I would not call it foundation, but area of coverage
जैसे मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है दैट इज बाउंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट. जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया तो फिर मैं आपसे नोटिस पीरियड सर्व करा के क्यों आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्सपेक्टिव खराब करूंगा और लीगैलिटी को भी चैलेंज करूंगा दैट आई हैव टेकन अ स्टेप दैट टर्मिनेशन इज डन एंड देन. बट इट डिपेंड्स. अगर आपने रिजाइन किया है and it's a resignation has a process. Yeah. So that approach would be you will serve the notice period. Notice period serve करोगे आप, knowledge transfer करोगे, somebody who would be looking after this responsibility after you. Yeah. Once that is done, then you move out of the organizations with settling your dues. So termination is taken very differently. A matured organization will take it very differently as per the laws, as per the compliance. Startup may not be able to follow that particular aspect depending upon their requirement, but they also fall under the same law. They also fall under the same compliance. So every employer, be it small or big, has to follow the same compliance. राइट. तो मेरे भी कुछ जान पहचान के एचआरस हैं और इन सारे एचआर के साथ एक मैंने प्रॉब्लम देखी है या एक शिकायत देखी है, डेट इज नौकरी. वो सब उस नौकरी से तो इतने खफा क्यों हैं? नौकरी डॉट मतलब जो ओके, अब naukri.com की बात कर रहा हूँ मैं. आई थिंक आई डिडंट वांट टू टेल द नेम, बट ठीक है, naukri.com. हाँ, so that's very important for any organization. हाँ. So it's like a database. या तो आपका database इतना strong हो कि आपने अपना पूरा end to end maintain किया, but for a startup there's no database. So how we would ensure that we have a pool available. So वो pool तो फिर वो या तो मुझे database मुझे मिलेगा नौकरी से या फिर कोई similar category से. Indeed. हाँ, मतलब similar category. Shine, So job board or job portal, whatever you call it. So अगर आप job board की help लेते हो तो आपके पास एक pool availability होती है. अगर आप matured organization हो, जैसे organizations हैं 10,000 employees, 20,000 employees, they have their own database also. क्योंकि कुछ टाइम से वो हायरिंग भी कर रहे हैं. नॉट एवरीवन इज हायर्ड एट दैट टाइम. सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 लोगों को असेस किया और 5 में से एक को ही हायर किया. देन यू हैव द डेटाबेस अवेलेबल एंड रेडी विद यू. सो आप उसको भी रेफर कर सकते हो. अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर नौकरी, बिकॉज आपको कैंडिडेट्स ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे. आपको मार्केट में जाना पड़ेगा एंड देयर इज अ मार्केट प्लेस इज नौकरी, इंडीड, मे बी डिपेंड्स, लिंक्डइन. आप कौन से डेटाबेस को रेफर करते हो, वहीं से आपको कैंडिडेट पिक करना है. सो ऑफ कोर्स मोनोपोली है नौकरी की, नो डाउट, बट दे आर हेल्पिंग ऑल्सो. इट्स नॉट दैट एट द टाइम ऑफ नीड वेयर विल आई गो एज an employer. I have to go to a marketplace. It depends. So I will take it as like they also play an important role to support an organization scaling up. Of course, that database is very helpful. Of course, that's their business model and they will be earning out of it like any other organization would do. Do you think that Naukri will keep it relevance in this AI era? Naukri is improving. They are also following the AI trends. If you see the latest Naukri subscription, they are using AI and simplifying your search criteria, जहाँ पे आपको specific skills, experience उसको refine करके आपके पास एक resume आता है. So that means they are doing good. It's not that they are not taking any steps. They are taking steps, but depends upon organization to organization. Naukri is such a big portal that they will not change anything and everything overnight. They have to do a lot of research, what is good and what is bad for their business, and what value creation they are getting, because they are charging, right? If they are charging, they have to ensure that there is a value proposition. So what value proposition they have to deliver, it will be thought and basis deep dive research
they will of course come up with a good solution, and they are doing good. This is what I feel. It's not the same Naukri what we used to what we change used तो to किया है, refer काफी to change किया है। 10 years back or 5 years back. They have also done a lot of changes. They have enhanced the researches. Criteria is changed. It is helpful. Naukri has become a brand in India. जैसे बिस्लरी एक ब्रांड है वाटर बेवरेज, राइट? सो इसी तरीके से मे बी कोक, पेप्सी, सो नौकरी हैज ऑल्सो बिकम अ ब्रांड. सो बट a brand has a competition also. Competition comes from different similar category portals. But आपको कितना refinement करना है, what suffice your audience is important. They have to research and then they have to deliver the changes. Like now the AI era has begun, of course. So I wanted to know, in this AI era, अभी जॉब मार्केट में क्या चल रहा है? क्या Job- मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट, कि कितने जॉब जा रही हैं, कितने जॉब रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब अभी क्या चल रहा है? See, if I read the recent trend, okay, simplest of the task is automated. So it's no more a situation कि आप एक simplest task के लिए एक resource को लेके आते हो. और सिंपल टास्क क्या होता है? कुछ भी हो सकता है. Let's say if I talk about my own specific criteria for hiring a resource to manage somebody's let's say executive assistant. ओके. So executive assistant का जो job role है, that is very much synchronized towards couple of activities. वो activities को अगर आप automate कर देते हो, जैसे आप email, mailbox manage करते हैं, travel. So इतने सारे tools हैं, travel, automated travel से related, mailbox manage करने. So अब जो technology है, technology has taken over the simplest of the task. अब उस टास्क के लिए आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं रखोगे. नाउ यू नीड टू हैव अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हु कम्स विद अ ब्रेन, कैन डू लॉट ऑफ एनालिसिस फॉर यू, राइट? सो नाउ यू मूव टूवर्ड्स फ्रॉम द बेसिक टू अ हाई लेवल थिंकिंग कि मुझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए सिर्फ मेरा मेल बॉक्स मैनेज करने के लिए नहीं, मेरा ट्रैवल मैनेज करने के लिए. बिकॉज I also got lot of applications in my phone or with me which can manage smallest of these tasks. So अब employee value proposition is also seen as as one of the context कि आपको किस टास्क के लिए एम्प्लॉय हायर करना है, किस टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो. सो अब अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट में आपके पास डेटाबेस आपको क्रिएट करना है. प्रोसेस बाय प्रोसेस यू हैव टू इंश्योर फ्रॉम स्टार्ट सर्चिंग अ कैंडिडेट टू गेटिंग समबडी ऑन बोर्ड. इट हैज़ लॉट ऑफ स्टेप्स. अगर आपके पास ऑटोमेटेड है, सो ऑटोमेशन इज व्हाट, योर ओन स्पेसिफिक प्रोसेस इज बीइंग ऑटोमेटेड. सो उसको अगर आपने ऑटोमेट कर दिया तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया. अब वो काम कौन कर रहा है? आपका टूल कर रहा है. पहले आपको उस स्टेप्स के लिए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ रहे थे. सो अब एक रिक्रूटर टूल की हेल्प से पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वे में फॉलो कर सकता है. दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ द टास्क हैज़ बीन ऑटोमेटेड, बट रिक्रूटर इज स्टिल देयर. देयर वुड बी अ टाइम व्हेन रिक्रूटर विल ऑल्सो गेट रिप्लेस्ड. बिकॉज पॉसिबिलिटी है. पॉसिबल है. आप असेसमेंट आप ऑटोमेटेड टूल से कर सकते हो, आप सर्च ऑटोमेटेड टूल के थ्रू बना सकते हो, बट रिक्रूटर कम्स विद अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. अब वो रिक्रूटर का टास्क डिफरेंट हो गया है. इट्स नॉट ओनली कि आपको सिर्फ 2 CVs लाके देने हैं और 2 ज्वाइनिंग्स करानी है. अब रिक्रूटर का एनालिटिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हायर कर रहे हो, किस स्किल पे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, प्रोएक्टिव हायरिंग कर रहे हो, कितना आपने बैकअप क्रिएट किया है. उस चीज़ के लिए आपको शायद से सॉफ्टवेयर हेल्प ना करे, बट रिक्रूटर विल बी वेरी हेल्पफुल टू प्लानिंग इन एडवांस. दिस इज वेयर आई एम सेइंग दैट सम ऑफ द simplest of the jobs will vanish, but not the complex ones. Sir, what is the fun part of HR?
Fun part of HR, okay, we deal with lot of stress. हाँ We deal with lot of stress अच्छा because everyone is coming to us. अच्छा हाँ ठीक है. Our department is like a hospital जहाँ पर एक अनवेल पेशेंट आता है और आपको उसको डायग्नोस करके आपको ठीक करके भेजना है, राइट? सो ऑल दैट नेगेटिविटी और वट एवर यू लिसन दैट कम्स टू यू, राइट? एंड यू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ सच थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अब आपको अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है? आप यू हैव टू बी ए सेल्फ मोटिवेटर. HR हैज़ टू बी सेल्फ मोटिवेटिंग. मैं किसके पास जाऊंगा मोटिवेशन के लिए? आप तो मेरे पास आ सकते हो, बट मैं किसके पास जाऊंगा? बिकॉज दिस इज माई जॉब. आई हैव टू इंश्योर कि मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, तभी आपको मोटिवेट कर पाऊंगा. मेरे पास सोल्यूशन है, तभी मैं आपको कोई सोल्यूशन दे पाऊंगा. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फन पार्ट क्या है? फन पार्ट, वी लुक इन टू we see ourselves as motivators. So of course my motivation and fun is employee. When it comes to happiness, मेरे लिए फन मैटर करता है कि मेरा जो फन है वो मुझे कितना पॉजिटिव साइड में लेके जा रहा है, कितना हैप्पीनेस दे रहा है, राइट? सो दैट साइड इट डिपेंड्स ऑन माई एम्प्लॉय. इफ माई एम्प्लॉय इज हैप्पी, माई एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव, आई एम हैविंग अ गुड फन. कि मुझे छोटी छोटी चीज़ के लिए एम्प्लॉय मेरे पास नहीं आएगा. एम्प्लॉय विल कम टू मी फॉर द बिगर एस्पेक्ट्स, दैट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन व्हाट आई एम डूइंग फॉर देम फॉर देयर लर्निंग, व्हाट बेटर आई एम डूइंग वर्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड. सो मेरा फन वो है. माई फन लाइज इन माई प्रोडक्टिविटी. And do you think the work-life balance is a lie in Indian corporate? To some extent, it is, but it depends on organization to organization. I have seen that no calls, no emails while I am vacationing. Oh, is it? Yes, I have seen that because it depends on the culture of the organization. So I have seen that okay, leaving on time is also a cultural aspect. You complete your specific task in specific time, and then you leave for your home, and you balance your work life. Then there are organizations wherein if you are on a vacation, that to a planned vacation, you're still getting emails, calls. Yeah. Okay, that could be possible कि आप या तो कोई incomplete task छोड़ के आए हो. So as an employee, you have to ensure when you are planning in advance for your vacation, you have to plan your task also, so that nobody will call you during your vacation. Why will you get a call when your task is already completed? If something is new, the organization, the co-workers will also understand that I am on vacation. Okay, that's my personal time off. If my personal time off, it's a planned activity, I have delivered what was expected, they will not call me. If I have not delivered something being pending, then only I can expect a call. But as an employee, that is my responsibility, that when I plan my vacation, I plan my task also to be completed. In case you plan your activities and your tasks well in time and still you get a call, then that's Toxic. that's an environment issue. I may call it. सर अभी तक आपको कितनी बार आपके ऑफिस या डिपार्टमेंट में मेल आ गया है कि यार रंगोली बनानी है? कितनी बार ऐसा हो चुका है? There was a time, अच्छा. employee with 6 months of experience was telling me, sir रंगोली कब बनाओगे आप? अच्छा. And I was like, yeah, अभी बना देंगे. So he was like, बाकी सब ने तो फ्लोर पे बना लिया है. मतलब we were working in a co-working space, and there when I was working with a startup, so of course ऐसा सिचुएशन आया कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने रंगोली HR ने बना दी है, आपने नहीं बनाई है. And I was like, let's portray it in a way that we work as an organization, because 6 months के एक्सपीरियंस पे आप इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको एज ए HR क्या समझता है.
बिकॉज जो आपने पोर्ट्रे किया होगा वही उनको दिखाई देगा, उनको Right. दिखाई देगा कि मैं रंगोली मेकर हूँ, तो वो रंगोली ही एक्सपेक्ट करेगा मुझसे, राइट? If I have given some value proposition, they will never come to me. Rather, they will say, "Sir, let's do rangoli. I will make it. Can you showcase this as a competition? And can I get rewarded?" So मैंने ऐसी situations में ज़्यादा काम किए जहाँ पे मुझसे ये ज़्यादा पूछा जाए कि creativity को reward कैसे किया जाए, because rangoli making would also be a creativity. So not all HR wants to do it, but as a part of the job, sometimes you end up doing that, because when you work with a startup, starting from a janitor to a CEO, you see yourself as the go getter. ऐसे ही स्टार्टअप में HR भी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू हेड HR सारे रोल्स आप खुद प्ले कर लेते हो, बिकॉज यू आर द ओनली वन देयर. So I just wanted to know about wealth creation versus value creation from you, because you have of course worked with many of the companies. और अभी जैसे कि बायजूस और ब्लू स्मार्ट ने के साथ जो हुआ है, राइट, दे वर फोकसिंग मोर ऑन आई थिंक वेल्थ, पैसा पैसा पैसा. तो वो जो ब्रांड वाली बात है, एक पॉइंट पे आके ब्रांड था और उसके बाद जो जो वो डिमोलिश हुआ, राइट. तो इसमें like what are your thoughts about wealth and value? I have worked with a couple of startups. I have seen that some of them have nurtured to a level. They are bootstrapped now. I would like to talk about one of the startup, BIS Research, I have worked with. They were very small when I joined them, and when I left, it was a very good workforce to work with, 100 plus a very swanky office they built from 4-bedroom house to a very swanky office. So that's a value creation. Still they are doing it. They are into 11th year of their inception, from their inception, and they are doing good. There are organizations, those who have scaled up in very short time but could not create a value, right? Value creation is how you give back, to this particular workforce. Not only you're looking after your profit, and you're not maintaining a culture, not doing anything for the employee welfare. So that takes you towards a specific culture which talks about only the wealth creation. But wealth creation doesn't sustain for long, but value creation does. If you talk about Tatas, they created values, right? So value creation sustained, and they are one of the biggest brand in the country, versus somebody who came and got vanished. Right. But still, leading the market when it comes to employee experience. Products, yeah, and coming up as a brand Yeah. in the market, sustaining for such a long time. So wealth creation is not sustainable, but value creation is. सर, अगर आप मेरी कंपनी के HR होते हैं, ठीक है, तो आप मुझको क्या गाइड करते टू हैव अ गुड वैल्यू क्रिएशन एंड ऑफ कोर्स टू गेट मोर प्रॉफिटेबल? See, my first job as a human resources is to ensure that I partner with you. First, I have to understand your mission and vision. Once we both are aligned, I would be able to contribute. When I contribute, that means not only from the specific aspect that I would be only contributing towards the profitability. No. As a HR, my contribution is to get the right resource for you, the top talent, and I have to ensure that I get it with a quick speed. Then I retain that talent. And if I retain that talent, I keep the talent happy by retaining them. And I create a value when these people are there during your journey. So that is where I am contributing as a HR with the CEO, that I understood the business mission, vision, and I am contributing. I am part of your journey. Instead, I just become a support system that, okay, you tell me that, okay, I need these many people, let's fire these many people. No, I don't want to be that. As a HR, whatever I have as a as a professional, I would like to utilize to the maximum, and that's where I would like to contribute. So now,
2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ पर्सनल है आपके, आप मतलब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होंगे। हम्म। पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि एचआर इतना काम करता है, ठीक है। मुझे लगा 3 से 4 काम होंगे कि वही बर्थडे सेलिब्रेशन, रंगोली, हायर करो, फायर करो, बात खत्म। हम्म। बट अभी जो मिथ जो आपने अभी पूरा क्लियर किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट हाँ, इन सब में एक एचआर की जो लाइफ में इतना ज्यादा काम, जब जो भी आपने बताया है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक नेगेटिविटी तो मतलब एक एम्प्लॉयर रो रहा है, दूसरा एम्प्लॉयर रो रहा है, बॉस परेशान है उससे, बीच में आप हो, हम्म। तो आप भी एक फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार क्या है, कौन सा क्या ही ले लिया है मैंने जॉब, राइट। हम्म। तो इसमें फिर आप रिचार्ज कैसे करते हो, या फिर एक एक फन पार्ट क्या होता है एक एचआर की लाइफ में? Okay, if I talk about myself as an individual, how do I rejuvenate myself, refresh myself? So I travel a lot. एंड यू डू पार्टी अ लॉट? I party a lot also. I work hard Huh. and I party harder than that. अच्छा This is what I have been called sometimes. He's a very stylish HR अच्छा अच्छा who, work, to a level wherein competing with somebody who says that I am a top performer. And he parties with the Gen Z also. Hmm. Competing their energy. This is what I believe in, and I'm a foodie too. Okay. And then I love food. I enjoy trying different cuisines, and like I said, I travel. So I have traveled 40 countries at the age 40 of 40. countries. Yes, and whenever I get a chance, wherever I feel that okay, I'm exhausted, I recharge myself by traveling, going out for parties, and this is what I believe in, and this is how I am able to sustain. लास्ट ये है कि कोई इंस्पायरिंग एक प्रॉपर एचआर, सी एक प्रॉपर एचआर कोई बनना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या मैसेज दोगे? और सेकंड, हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हम और वैल्यू क्रिएट कर सकें? See, if I talk about somebody who wants to get into a HR profession, I would like to talk about multiple things as per my experience. That it's not only, it depends what you want to choose. You want to choose overall end-to-end HR role, or you want to getting into a specific specialized job like talent acquisition. If you want to get into talent acquisition, you need to have good understanding of market, what is happening outside, where will you get the good talent. So you need to have analytical mindset, you need to have a different approach wherein you would be able to attract the talent. And then you need to have lot of patience and come up with lot of planning as well. That is for somebody who wants to get into talent acquisition. When it comes to HR business partnering, somebody who has a mindset to understand the problem statements, deep dive into it, getting the solution. So solution driven approach has to be there while you getting into a HR business partnering role. When it comes to the shared services, the operational HR roles, there you have to have a mindset which is like getting into too much into data. So of course eye to the detail is very important, and patience, because when you deal with data and the specific work profile, you need to have eye to the detail and a lot of patience too. So this is my suggestion when somebody wants to get into a HR as a profession, wants to pick up as a, HR as a profession. So these are the things. And for the young entrepreneurs, I would like to only say that when you want to become an entrepreneur, you need to more focus towards the value creation instead of wealth creation, because wealth will be there, but value will only come from your principles. If you have a mindset of creating a value, you will obviously earn a lot of wealth. That will follow you. Okay. So do something in wealth creation, So we are value definitely- creation instead of wealth Yeah, creation. we are definitely, sir. अब कुछ पूछना है सर? I think it's a good session, and I would like to thank you that you have given Thank me you this so much, sir, for platform coming. to talk more on my profession, Yeah. which is being neglected actually- and seen, in a different way. या एक्चुअली बिकॉज अभी तक जितने एचआर से मेरा इनकाउंटर हुआ है, वो बस यही हुआ है कि हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव हायर्ड, अच्छा देयर इज एन इशू,
ओके अच्छा मेरा FN अप कर देना, अरे आज दिवाली है और कल होली है, रंगोली है, बस। So now you know when you Yeah. interact with the HR, what exactly we do, Yeah. right? So you should also understand what kind of questions you will be asking HR. Yeah. Tomorrow, HR may ask you something very difficult which you may not be able to answer. Mhm. So it depends. But thank you so Thank you much. so much. Thank you so much.